हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन से आपकी जो है रिक्वेस्ट भी आ रही थी और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने ऐसी रिक्वेस्ट की कि ईडियम फ्रेजेस का पार्ट 2 कब आने जा रहा है। तो आज आपके लिए ईडियम फ्रेजेस का पार्ट 2 में शुरू कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में भी जैसे मैं आपको बाकी जो ऑप्शन में वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग बताता हूँ मैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कहीं आपको सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो जहाँ से हमने पिछली वीडियो को एंड किया था, यहाँ से ही बिल्कुल मैं शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहली इडियम आपके सामने मैं रख रहा हूँ, मेड ए मॉकरी। ये अगर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ इसके लिए आपको। जैसे अगर हम जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए। दे मेड ए मॉकरी ऑफ द जस्टिस। अब नॉर्मली एक वर्ड होता है आपका मॉक करना। मॉक करना का मतलब किसी का मुंह चढ़ाना होता है। अगर हम कहें दे मेड ए मॉकरी ऑफ द जस्टिस, यानी कि तो सीधी अपनी भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है उन्होंने न्याय का मजाक बना दिया। तो न्याय का मजाक बना देने का मतलब क्या होता है वहाँ पे? मेड ए मॉकरी का मतलब ये हो गया कि उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन दिया होगा जो न्याय की भावना के अगेंस्ट होगा। तो आप इसे अलग अलग तरीके से कह सकते हो। जैसे यहाँ पे मेड ए मॉकरी लिखा है, तो हम इसको एक बेसिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, टू मेक ए मॉकरी। तो उन्होंने उस चीज़ का एक मजाक बना दिया। तो जो जो ये तो बेस फॉर्म हो जाती है आपकी मेड ए मॉकरी। लेकिन जब उसे अपने सेंटेंस में, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो इस वर्ब को अपने टेंस के अकॉर्डिंग डालते हैं। जैसे हमें कोई केस है और उसको सोल्व करने वाले जो कमेटी में लोग हैं, हमें उन पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं? अरे भाई, वो इस तुम्हारे इस केस का मॉकरी बना देंगे। दे विल मेक ए मॉकरी ऑफ दिस केस। तो मेक ए मॉकरी का मतलब होता है किसी चीज़ का मजाक बना देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अबाउट टर्न। वैसे आप देखते हो जैसे आर्मी वगैरह की कहीं परेड वगैरह होती है, तो जैसे सीधे चल रहे होते हैं तो उनका कैप्टन या कमांडर जो भी होता है वो बोलता है सोल्जर्स अबाउट टर्न। तो अबाउट टर्न का मतलब होता है ऐसे सीधा जाते हुए और बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाना। तो उस 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमने कहा, पास्ट इंडेफिनिट में बना लेते हैं, ही टुक एन अबाउट टर्न। तो उसने क्या ले लिया? अबाउट टर्न ले लिया। आप इस पिक में देख भी पा रहे हैं कि वो सीधा जाते हुए ऐसे वापस मुड़ गया। तो अब ये नॉर्मल हम किस जगह यूज करें? अबाउट टर्न लेने का मतलब क्या है? तो नॉर्मल सी चीज है कि सीधा जा रहा है, पीछे मुड़ा। लेकिन उसका मतलब है उसने अपनी बात की बिल्कुल उलट बात कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज जो बात की है, और ये उनका एक अबाउट टर्न स्टेटमेंट है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि हमारे यहाँ 3 नए फॉर्म बिल आए थे। एक कृषि वाला बिल आया था ना, और उसका किसानों ने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया। तो पीएम हैड टू टेक एन अबाउट टर्न, उन्होंने उसे वापस लिया। तो पुलिस पीएम को क्या करना पड़ा? वापस वापस मुड़ना पड़ा। तो हम इसके लिए लिखते हैं द पीएम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर मजबूरी डाल दें तो उसका मतलब हो जाएगा हैड टू टेक एन अबाउट टर्न। हैड टू टेक एन अबाउट टर्न का मतलब क्या हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री को अबाउट टर्न लेना पड़ा, यानी कि जो उन्होंने फैसला ले लिया था उसे उससे वापस हटना पड़ा। जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कल वो आदमी कह रहा था कि भाई मैं तेरी मदद करता हूँ, तुझे पैसे भी दे दूंगा, मैं हर तरह से हेल्प करूंगा। लेकिन आज वो पीछे हटने वाली बात कर रहा है कि नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी हेल्प। तो आप उसे कह सकते हो, यार यू आर टेकिंग एन अबाउट टर्न, यानी कि आप तो पीछे हट रहे हो अपनी बात से। तो अबाउट टर्न लेने का मतलब वो होता है। नेक्स्ट, फॉर गुड। अब अगर आप सीधा सा फॉर गुड का मतलब देखते हैं तो आपको ये देखने में ऐसा लगेगा कि हम अच्छे के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो फॉर गुड होता है उसका मतलब होता है, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पिक्चर आपको क्लियर बता रही है। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरकार या फाइनली। और नीचे एग्जाम्पल भी लिखा है, विकी लेफ्ट हर हस्बैंड। विकी ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब अच्छा। नीचे एक और अच्छी चीज़ लिखी हुई है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखो, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, ही हैज़ लेफ्ट द कंट्री।
देखो, मैं आपको इडियम फ्रेज की जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट की आपको ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए, उसका ए टू जेड आपको पता होना चाहिए, आपको ग्रामेटिकल रूल्स भी आने चाहिए। क्योंकि अगर आपको टेंसेस नहीं पता है, ग्रामर के रूल्स नहीं आते हैं आपको, तो फिर आपको इन चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होगी। आपको ये पता होना चाहिए मैंने हैज़ लेफ्ट क्यों लिखा है। यहाँ पे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ भी लगता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आता है, मीन्स घटना होने के बाद बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ बोल रहे हैं ही हैज़ लेफ्ट द कंट्री, मीन्स वो छोड़ चुका है। ही हैज़ लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड, तो उसने इस देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा इसको, जो नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपकी पिक में, वो कौन से वाला है? नीचे एक सेंटेंस लिखा है, विकी लेफ्ट हर हस्बैंड फॉर गुड, शी हैड हैड एनफ। ये जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है शी एपोस्ट्रोफी लगा है, डिड लगा है, तो ये डिड यहाँ पे दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। कुछ जगह ये वुड को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वुड है। और अगर उसके साथ बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो निश्चित रूप से फिर ये हैड है। ठीक, अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ इसमें। देखो, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं कहीं सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव हैड एनफ ऑफ, और इसके बाद कुछ भी एक्स वाई जेड डालते हैं, तो इसका मतलब है आई हैव हैड एनफ, यानी कि मैं काफ़ी ले चुका हूं इस एक्स वाई जेड का। तो ये चीज़ जब यूज़ की जाती है, जैसे आप किसी चीज़ को बहुत झेल चुके हो, बहुत लंबे टाइम तक उसे बर्दाश्त कर चुके हो, और अब आप इस स्थिति में नहीं हो या इस मेंटेलिटी में नहीं हो कि आप उसे और झेलें। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसकी कई बार मदद की, लेकिन वो फिर भी गलत रास्ते चलता है, नहीं बदलता है, तो फिर आप ये कह रहे हो उसे, भाई मैं अब आगे आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आई हैव हैड एनफ ऑफ यू। तो ऑफ की जगह इस एक्स वाई जेड की जगह क्या लग जाएगा? बस आई हैव हैड एनफ ऑफ यू, मीन्स मैं आपको काफ़ी बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब तंग आ चुका हूँ, और आगे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप कोई बर्तन, कोई लड़की सूट सिलवा लेती है, कोई 6-7 साल हो गए ना वो घिसता है ना फटता है, उसका मन भर चुका है, तो वो मम्मी से बोलती है, मम्मी इस बार किसी को दे देना इसको, आई हैव हैड इनफ ऑफ इट, मीन्स मैं इस चीज़ से अब तंग आ चुकी हूँ। अब ये तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की है, आई हैव हैड इनफ ऑफ इट, लेकिन इसे अगर पास्ट परफेक्ट में लेके जाएं तो फिर हम इस हैड की जगह इस हैड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? हैव की जगह पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा। आई हैड हैड एनफ ऑफ इट, कि मैं उस चीज़ को काफ़ी झेल चुका था। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, विक्की लेफ्ट हर हस्बैंड फॉर गुड, विक्की ने अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया, शी हैड हैड एनफ, यानी कि वो उसे काफ़ी बर्दाश्त कर चुकी थी और आगे वो इस स्थिति में नहीं थी कि उसे यूज़ कर पाए। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये आपके नॉर्मल कन्वर्सेशन की भी चीज़ें हैं, आपके लाइफ का भी हिस्सा होने चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है ये कॉम्पिटिशन के लिए ही कराया जाता है। यू आर गेटिंग द होल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ग्रीस द पम्प, देखो नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है ग्रीस द पम्प। टू ग्रीस द पम्प, तो ग्रीस जो बनेगी यहाँ पे वर्ब बन जाएगी, और पम्प का मतलब आपका हथेली होता है। अब नॉर्मली अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, जैसे हम कहते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं कि हमें उसकी हथेली गर्म करनी पड़ेगी, तो कोई रियल में हथेली थोड़ी गर्म करते हैं जाके हम, तो उसका मतलब होता है उसे रिश्वत देना होता है। तो रिश्वत देने का मतलब क्या होता है? ब्राइब करना। ठीक, तो जैसे हमने कहा हमें उसे रिश्वत देनी पड़ेगी, मीन्स वी हैव टू ग्रीस हिज पाम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हमें उसकी हथेली को गर्म करना पड़ेगा। अब अगर आप एग्जाम की बात करते हैं, तो एग्जाम में इसके 3-4 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होंगे। वो कहेगा कि वी हैव टू लुब्रिकेट द पार्ट ऑफ द मशीन, तो नहीं, मशीन को ग्रीस करने से मतलब नहीं होता, किसी की हथेली गर्म करना यानी कि उसे रिश्वत देने से मतलब होता है, सीधा सा। नेक्स्ट के सामने आ रहा है गेट अवे। देखो, ये गेट भी बड़े काम का वर्ड है। गेट, गेट अवे का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं गेट आउट। गेट आउट का मतलब बाहर चले जाओ, गेट का मतलब होना भी होता है। जैसे हमने कहा आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट मीन्स मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तो गेट आउट का मतलब वहां से बाहर हो जाना, तो गेट अवे का मतलब, अवे का मतलब क्या होता है? दूर, उस जगह पे ना होना। जैसे आप घर पे नहीं है तो अपने वो आप बोलते हैं, आपका फ्रेंड बोलता है कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, और वो बोलता है भैया मैं घर पे नहीं हूँ,
आई एम अवे। तो आई एम अवे होने का मतलब क्या है कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। तो गेट अवे का मतलब उस जगह से बच जाना, चले जाना। अब आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हैं, बहुत सारे ऑप्शन उसने दिए भी हैं। क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? टू एस्केप, एस्केप माने बचना होता है। टू पास, पास का मतलब गुजर जाना होगा। टू फेस, सामना करना। टू रीच, पहुंच जाना। तो गेट अवे का मतलब तो उस जगह से अलग हो जाना हुआ, तो यानी कि बच जाना, एस्केप। अगर मैं कहूँ द थीफ, हम सेंटेंस लिखते हैं द थीफ गोट अवे विद द मनी, तो क्या मतलब हो जाएगा? जो चोर था वो वहां से बच के चला गया, कहीं के साथ? पैसे के साथ। तो पैसा लेके भाग गया आपका, गेट अवे। नेक्स्ट, चीक बाई जॉल। अब अगर हम चीक बाई जोल की बात करें, चीक आपके गाल होते हैं, सॉरी आपके गाल नहीं, किसी के भी गाल हो सकते हैं वो। चीक का मतलब गाल होता है। ग्रीस द पाम, चीक बाई जोल, चीक गाल होता है। लेकिन जो जोल कहलाता है, जोल होता है जो ठुड्डी के नीचे बढ़ जाती है। अगर हम देखें तो ओल्ड एज में अक्सर ऐसा होता है, ठुड्डी के पास का मांस जो होता है जबड़े के नीचे लटकने लगता है, तो उसे जोल बोलते हैं। तो वो एक्सटेंडेड एरिया होता है, वो बढ़ा हुआ नीचे को एरिया होता है जोल का। तो कहने का मतलब है चीक बाई जोल, दोनों चीज़ें बहुत नज़दीक नज़दीक होती हैं, तो इसका मतलब होता है क्लोज टुगेदर होने से। फाइटिंग, लड़ना होता है। स्क्रीम, चीखना होता है। रबिंग चीक्स, चीक्स को रब करना होता है। नहीं, इनमें से कोई इसका मीनिंग नहीं होता। उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नज़दीक। जैसे अगर हमने कहा कि जो रिफ्यूजी कैंप थे, रिफ्यूजी कैंप्स जो थे, उसमें लोगों को कैसे रखना पड़ा था? इन रिफ्यूजी कैंप, जो शरणार्थी थे, पीपल वर लिविंग चीक बाय जॉल। तो इसका मतलब क्या था? छोटे छोटे से कैंप थे और लोग कैसे रह रहे थे वहाँ पे? चीक बाई जोल, यानी कि बहुत नज़दीक नज़दीक, बहुत जैसे कहते हैं ना घिच पिच की अवस्था थी, उस तरीके से रहते थे। तो चीक बाई जोल का मतलब होता है क्लोज टुगेदर। लेकिन इन चीज़ों को हमें सेंटेंस में यूज़ करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है गिव ए कोल्ड शोल्डर। अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब तो फिर ये होना चाहिए कि टू गिव ए कोल्ड शोल्डर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमने गिवन लिखा है, इसे गिव कर लेंगे हम, टू गिव ए कोल्ड शोल्डर, क्योंकि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कई बार मिस प्रिंट आ जाता है। तो टू गिव द कोल्ड शोल्डर, तो किसी को ठंडा कंधा देना होता है। तो ठंडा कंधा कब होता है भाई? तो अब कहीं कहीं भी कोल्डनेस का जिक्र आएगा। देखो अगर हमने कहा कोल्ड, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कम होना, या ज़्यादा ध्यान ना देना, या इग्नोर करना, या अवॉइड करना ही होगा। जैसे आप पिक में देख भी पा रहे हैं कि एक मोहतरमा खड़ी है, एक महिला, और पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है। वो उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किस तरह से उससे डिसरिस्पेक्ट के एटीट्यूड में मुंह घुमाई खड़ी है, यानी कि शी गेव हर ए कोल्ड शोल्डर, यानी कि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तो अनफ्रेंडली मैनर हुआ यहाँ पे। टू बी अनफ्रेंडली का मतलब क्या हो जाता है? अनफ्रेंडली होने का मतलब वो प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ बात ना करना। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है टू अबेंडन समवन। ये अबेंडन भी बड़े काम की चीज़ है। आपके कई बार सिनोनिम एंटोनिम्स में आने वाला एक आम सा वर्ड होता है। अबेंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, लेकिन छोड़ देने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और ये चीज़ सिनोनिम एंटोनिम में काम आएगी आपके। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। अबेंडन का मतलब छोड़ देना होता है। इसका सिनोनिम फोरसेक भी होता है। इसका मतलब डेजर्ट भी होता है। ये नॉर्मल से इसके साथ आते हैं। देखो, अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। इसका मतलब होता है किसी की केयर करनी बंद कर देना। जैसे हमने इंटर में एक चैप्टर भी पढ़ा था, एक महमूद द काइट मेकर वाला चैप्टर होता है। उसमें वो बताता है कि उस गांव में देयर वाज ए अबेंडन मॉस्क। तो एक अबेंडन मॉस्क थी, यानी कि मस्जिद, जहां लोगों ने जाना बंद कर दिया था, उसकी देखभाल करनी बंद कर दी थी। तो उसकी वजह से आप सुनसान, वीरान, कोई भी वर्ड लगा सकते हो। तो अबेंडन, जैसे अबेंडन सिटी। तो अबेंडन सिटी का मतलब है लोग उस शहर को छोड़ के चले गए, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता, वीरान, सुरजान, निर्जन शहर उसे बोलते हैं।
अब डेजर्ट होता है। डेजर्ट का मतलब आपने सुना होगा रेगिस्तान भी होता है। दूसरा इसका मतलब छोड़ना होता है, लेकिन इस तरीके से छोड़ना जो डिसलॉयल लगे। अब डिसलॉयल वर्ड आया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए लॉयल क्या होता है। लॉयल का मतलब होता है वफादार। लॉयल्टी टेस्ट कराते हैं। अभी मैं कल या परसों बिग बॉस देख रहा था, तो उसमें एक कंटेस्टेंट है टीना। वो रिक्वेस्ट करके सलमान खान से बाहर गई और उसने अंदर एक शालीन भनोट है उसके बारे में देखा, तो वो एंजॉय कर रहा था, उसके एब्सेंस को मिस नहीं कर रहा था। तो वो आके बोलती है कि मुझे एक रियलिटी टेस्ट चाहिए था, लॉयल्टी टेस्ट चाहिए था। तो लॉयल्टी का मतलब वफादारी होता है। तो आपके लॉयल फ्रेंड वफादार दोस्त होते हैं, और डिसलॉयल का मतलब होता है जो वफादार नहीं है। तो डिसलॉयल्टी लगे, जैसे मिल्टन के बारे में कही जाती है एक बात कि हिज डेजर्टेड वाइफ कमिटेड सुसाइड, कि उसकी छोड़ी गई पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। तो वो इस तरह से छोड़ना डेजर्ट होता है। फोरसेक का मतलब तब होता है जब आपको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उस टाइम आप उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो अबेंडन का मतलब, फोरसेक का मतलब, डेजर्ट का मतलब छोड़ना होता है। अब इनके एंटोनिम की जहाँ तक बात करते हैं तो एक श्योर शॉट नहीं होता कि इसका एंटोनिम ये होगा। जितने भी वर्ड आपको ऐसे नजर आते हैं जिसमें उस चीज को अपनाना हुआ, वो चाहे एम्ब्रेस है, चाहे एक्सेप्ट है, चाहे रिसीव करना है, तो वो सारे के सारे उसके एंटोनिम होंगे। और जितनी भी छोड़ देने चाहे वाली चीज है, गिव अप, अगर हम कहते हैं उसने गिव अप कर दिया, यानी कि उसने छोड़ दिया, या ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, तो वो सारे के सारे फिर सिनोनिम होते हैं। अब्यूज का मतलब जानते हो, किसी को अब्यूज करना। कर्स का मतलब किसी को श्राप वगैरह देना होता है, बुरा बोलना, भला बोलना होता है। तो किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब होता है अनफ्रेंडली होना। जैसे नॉर्मली आप कहीं कन्वर्सेशन में है, हिंदी में यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को बोल रहे हैं यार हम उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वो हमेशा कोल्ड शोल्डर देता है, यानी कि फ्रेंडली बातें नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट, टफ एक्ट टू फॉलो। देखो यहाँ पे अगर मैं चार ऑप्शन की बात करूं, एक्टिंग लाइक ए टफ मैन लिखा हुआ है। अगर हम टफ आदमी की बात करें, देखो टफ मैन किसे बोलते हैं, जैसे हमने कहा वो बहुत टफ आदमी है, टफ मैन। तो वहां पे शारीरिक ताकत से मतलब नहीं होता। उसका मतलब है कि विपरीत परिस्थिति में कौन कितनी देर तक बना रहता है, तो उसे बोलते हैं टफ। डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, डिफिकल्ट टू एक्ट वेल। एक्ट वेल का मतलब होता है अच्छे से परफॉर्म करना। एक्टिंग स्किल इज टफ, यानी कि जो एक्टिंग की स्किल है, एक्टिंग की जो कला है वो टफ है, वो इसका मतलब होता है नहीं। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट। और लाइक दैट का मतलब लिखा हुआ है कि जिस तरह से आप कह रहे हो उस तरह से परफॉर्म करना मुश्किल है। जैसे आप मुझे ये कह रहे हो कि सर आपको ये काम सिर के बल खड़े होकर करना है। मुझे सर बोलते हैं कि आपको एक वीडियो बनानी है 1 घंटे की और सिर के बल खड़ा होकर पढ़ाना है। तो सर मैं सर को बोल रहा हूँ, सर मैं वीडियो तो बना दूंगा पर मैं सीधा बैठ के एक चेयर पे बना सकता हूँ भाई, बट जिस तरह से आप मुझे कह रहे हो इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म, मीन्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट। उस तरीके से परफॉर्म करना वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। अब बी का मतलब जो आप शुरू में देख रहे हो, बी का मतलब होना। इन द आई ऑफ स्टॉर्म, तूफान की आंखों में होना। तूफान की आंखों में होने का मतलब क्या है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू बी डीपली इन्वॉल्व इन ए जॉब, किसी काम में डीपली इन्वॉल्व होना, गहराई से लगा होना। टू बी डीपली इन्वॉल्व इन ए पॉलिटिकल मूवमेंट, किसी राजनीतिक आंदोलन में बहुत गहरे से इन्वॉल्व होना। या टू बी इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। आजकल टीवी चैनल पे देख रहे होगे आप विवाद। मैं लेटेस्ट आज ही खबर पढ़ रहा था कि टीवी डिबेट आजकल सुनते होगे, बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो अक्सर एक अनुराग भदौरिया है जो समाजवादी पार्टी से बैठते हैं, तो उन्होंने योगी और हमारे जो योगी जी के गुरुजी हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्शियल कमेंट किया है, जैसे कहते हैं ना विवादित टिप्पणी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है, तो वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस गए। तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, यानी कि जिस पर विवाद किया जा सकता है किसी न किसी धर्म को लेकर, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तो इसका मतलब यह है, अब जैसे मैं अनुराग भदौरिया की बात कर रहा हूँ कि वो टीवी की डिबेट पे जब और योगी जी के गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्हें आइडिया भी नहीं था कि वो तूफान की आंखों में आ चुके हैं। कहने का मतलब यानी कि अब वो एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं, और आज उनके घर के बाहर पुलिस भेजी गई थी और वो
ढिंडोरा पीट के मुनादी कर रहे थे कि अगर वो खुद को सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर को वो किया जाएगा, कुर्की की जाएगी उनकी। तो इस तरह से तो तूफान की आंखों में आने का मतलब होता है कि अब आप पे मुसीबतें आने वाली हैं और अब कंट्रोवर्सी के शिकार हो गए हो, ठीक है ना। इस तरह से बात करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। माई फ्रेंड इज क्वाइट हार्ड हार्टेड, बहुत सिंपल सी टर्म है। सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, हार्ड हार्टेड भी हो सकता है। काफी हार्ड हार्टेड है, आप देख रहे हो, हार्ड हार्टेड चेहरे पर नजर आ रहा है, कितनी क्रूरता से देख रही है, ठीक है ना। तो यानी कि इमोशनल का मतलब भावुक होता है, सेंटिमेंटल का मतलब भी भावुक होता है, और रूड का मतलब तो असभ्य होता है, अशिष्ट, सभ्य। अब जैसे आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल। आप देखो मेरे से इडियम फ्रेज पढ़ रहे हो, लेकिन आपके सामने जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम्स भी नजर आ रहे होंगे। क्रूवल का मतलब क्रूर हुआ, और रूड का मतलब असभ्य हुआ, तो क्रूरता से ही जुड़ा। तो क्रूवल और रूड तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। इमोशनल और सेंटिमेंटल दोनों भावुक होते हैं, तो दोनों ये भी एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। और इमोशनल का भी और सेंटिमेंटल का भी अपोजिट आपके सामने लिखा हुआ है, एंटोनिम क्रूवल और रूड। और जरा ध्यान रखा करें, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, SYNONYM, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सिनोनिम होता है, और दैट इज एंटोनिम। अक्सर मुझे बच्चे बोलते हुए मिलते हैं सिनोनियम, एंटोनियम। आप जरा खुद देखें स्पेलिंग को, NYM का प्रोनाउंसिएशन नियम कैसे हो जाएगा। तो सिनोनिम और एंटोनिम ये दोनों चीजें एक दूसरे की सिनोनिम्स होते हैं। अब देखो जैसे हमने कहा हार्ड हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड भी कह सकते हैं, यानी कि काफी कोमल हृदय है। जैसे इमोशनल आदमी है, भावनाओं में आ जाता है, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, यानी कि उसकी भावनाएं हर्ट हो गई। नेक्स्ट, अब देख रहे हो वेन वर्ड लिखा हुआ है, अगर हम देखें हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वे। मैं एक दिन एक पोयम पढ़ रहा था, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, लॉन्ग डे इज वेनिंग, यानी कि अब लंबा दिन ढल रहा है, बीत रहा है, कमजोर पड़ रहा है। जैसे आप पिक में भी देख पा रहे हो कि शाम के टाइम का नज़ारा है और सूरज नीचे नीचे उतर रहा है, तो यानी कि डे इज वेनिंग नाउ, अब उतार पर है, ढलान पर है। तो आपके सामने अपोजिट लिखा हुआ है, ऑन द हाइट्स तो नहीं हो सकता। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का भी मतलब समझ लेते हैं एक बार। जैसे देखो स्टैंड स्टिल है, जैसे हम किसी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पे नीचे ना वापस जा रही है ना आगे आ जा रही है, ऐसा लगता है कि बीच में फंसा हुआ है। तो वी हैव कम टू स्टैंड स्टिल, यानी कि हम एक ठहराव की पोजीशन में आ गए हैं। और स्टिल का भी अलग से मीनिंग बताएं तो रुका हुआ ठहरा, रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है। स्टिलनेस खामोशी शांति भी होती है, स्टिलनेस ऑफ द एटमोसफेयर। स्टिल का मतलब आज भी होता है, अभी भी, ही इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा है। तो स्टैंड स्टिल एक पूरी नाउन भी बन जाती है कि चीजें स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं। वर्ज ऑफ द इरप्शन, वर्ज का मतलब होता है किनारा, जैसे कागार भी बोलते हैं। जैसे हमने कहा ना कि वो बर्बादी के कागार पर है, तो ही इज ऑन द वर्ज ऑफ रुइनिंग। वर्ज का मतलब किनारा होता है। इरप्शन, इरप्शन वर्ड है लेकिन ये बना है इरप्ट वर्ड से, इरप्ट। जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट बोलते हो, तो इरप्ट आउट का मतलब होता है विस्फोट के साथ अंदर से चीजें बाहर निकलने लगना। और यहाँ पे जैसे इरप्शन वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल ज्वालामुखी के लिए ही होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि उसकी भावनाएं निकल पड़ी एकदम से, जैसे कोई आदमी पहले बर्दाश्त कर रहा था लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा भावुक हुआ, और पता नहीं उसने उस भावनाओं में क्या क्या बोल डाला। तो मैं कह रहा हूँ कि हिज इमोशंस इरप्टेड आउट, यानी कि उसके इमोशंस जो हैं बाहर फट पड़े। ऐसे भी आप दूसरी जगह भी यूज करते हो। ग्रेजुअली डेक्लाइनिंग, डेक्लाइन का मतलब धीरे धीरे पतन होना ही होता है। डेक्लाइन का मतलब घटना, और ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। अभी मैं बच्चों को वोकेबलरी की प्रैक्टिस करा रहा था, तो उसमें दो ऑप्शन थे धीरे धीरे का, एक तो था ग्रेजुअली और दूसरा था स्लोली। तो मुझसे एक बच्चा सवाल करता है, सर जब ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे होता है तो फिर स्लोली भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको पूछने भी चाहिए, और आप मैसेज छोड़ सकते हैं तो मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। अब देखो स्लोली का मतलब धीरे धीरे, जैसे कोई फास्ट क्विकली किसी काम को कर रहा है तो आप कह रहे हो भाई स्लोली खाना खाओ, इतनी तेजी से नहीं। तो स्लोली का मतलब स्पीड से होता है, जबकि ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे टाइम के साथ। जैसे हमने कहा आप ग्रेजुअली तो ग्रो करते हो, एक्सपीरियंस ग्रेजुअली तो आता है। ग्रेजुअली यानी कि इन स्टेजेस, यानी कि एक स्टेज में कुछ सीखते हो, फिर उससे अगली स्टेज में कुछ
सीखते हो तो उसको ग्रेजुअल बोला जाता है। तो स्पीड का धीरे से स्पीड वाले धीरे धीमेपन से मतलब नहीं होता इस चीज का। नेक्स्ट, ही वॉज इन डोलड्रम। डोलड्रम एक अलग से वर्ड है जिसे हमने सेंटेंस में डाला है। डोलड्रम का मतलब होता है परेशानी की अवस्था में, निराश, हताश। पूरा सेंटेंस पढ़ देते हैं। ही वॉज इन डोलड्रम, वो डोलड्रम में था। आफ्टर द कोरल विद हिज ब्रदर। अब अक्सर इस जो कोरल लिखा है हमने, कुछ बच्चे इसको क्वेरल करते हुए बोलते हुए पाए जाते हैं। ये स्पेनिश वर्ड होते हैं। द वर्ड इज नॉट क्वेरल, सीधा सा वर्ड होता है कोरल। उसने कोरल क्रिएट किया, झगड़ा। अब देखो, बातों बातों में आपको एक और सिनोनिम्स मिल गया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, अभी इससे पीछे वाली स्लाइड गई है, मैं अभी बता रहा था आपको। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद होता है, कोरल का मतलब झगड़ा होता है, फाइट का मतलब झगड़ा होता है। तो ऐसे ही सिनोनिम एंटोनिम आपको एक्टिविटी से आते हैं, उसको वर्ड बाय वर्ड रटना बहुत मुश्किल होता है। तो देखो, वो अपने भाई से झगड़ने के बाद, और देखो एग्जाम आपको कितनी मदद करता है, आपका कॉमन सेंस भी एग्जाम टेस्ट लेता है। आप सेंटेंस देख रहे हो, ही वॉज इन डोलड्रम आफ्टर द कोरल विद हिज ब्रदर। अपने भाई के साथ झगड़े के बाद, क्या कोई जुबिलियंट होगा? जुबिलेंट का मतलब तो खुशी में होना होता है। एंग्री हो सकता है, नाराज, लेकिन वो तो झगड़ा होने से पहले हुआ होगा। लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया। पर घर छोड़ने का मतलब क्या हो सकता है? वो तो डोलड्रम में था। वो तो आप कह रहे हो कि उस चीज में था, तो घर छोड़ने से मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा इसका मतलब होता है हताश, निराश, परेशान। तो यानी कि लो स्पिरिट्स में था। जैसे हमने कहा ही इज एन हाई स्पिरिट, वो आज आप पूरे मोड में है, जोश में है, बट इन लो स्पिरिट यानी कि वो आज थोड़ा सा डाउन है। नेक्स्ट के सामने आ रहा है, ड्रॉप ए बॉम्बशेल। बॉम्बशेल जानते होगे आप, बॉम्ब को ही बॉम्ब बोलते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा शेल, जो पूरा उसका आवरण होता है, जैसे आप देख रहे हैं बॉम्ब शेल है, लेकिन ये बाद में गिरने के बाद फटता है ना। तो जैसे फटने के बाद फिर उसका शेल, शेल का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी खोल। चार ऑप्शन देखें। सबसे पहले है मेक ए सीरियस मिस्टेक, यानी कि कोई गंभीर गलती करना। क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना। हैव सम बिग बैड न्यूज, यानी कि कोई बड़ी और बुरी खबर होना। आर अटैकिंग देयर एनिमी, या अपने शत्रुओं पर हमला करते हुए होना। देखो, नॉर्मली हम जब अपने कन्वर्सेशन में होते हैं, मैं किसी आदमी के बारे में बता रहा हूँ, मैंने उसके बारे में 4-5 नई जानकारी दी जो आपके लिए बहुत शॉकिंग थी, तो आप उसे जाके बहुत शौक हुए। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि अभी कहाँ शौक हो रहे हो? अभी तो शौक का तो आपको तब पता चलेगा जब मैं अगला बॉम्ब गिराऊंगा उसके बारे में। तो बॉम्ब गिराने का मतलब कोई बहुत बड़ी और कोई बुरी खबर देने जा रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से। तो कहते हैं ड्रॉप ए बॉम्बशेल, यानी कि किसी ने जाके वहां पे बहुत ही खतरनाक खबर बताई, बहुत बुरी खबर बताई, तो कहते हैं उसने तो भाई वहां पे बॉम्बशेल गिरा दिया, यानी कि विस्फोट कर दिया। वहां पे नेचुरल विस्फोट नहीं होता है, वो बुरी खबर, हंगामेदार। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सचिन हैज हैड ए लॉन्ग इनिंग इन क्रिकेट। सचिन हैज हैड, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो हैज हैड, आप देख रहे हो कि हैज और हैड एक साथ आया हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे अभी मैंने कहा था आई हैव हैड इनफ, आई हैव हैड इनफ, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हैव का मतलब मैं खाना पीना मांगू तो मैं काफ़ी खा चुका हूँ, और इसके सामने ऑफ इट लगा दूँ तो मैं उस चीज़ को काफ़ी झेल चुका हूँ। अब आई के साथ तो आपने हैव यूज़ किया है, बट अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो एस ई आई एस आपसे मांगता है, तो हमने उसे हैव की एस ई एस वाली फॉर्म दे दी, हैज़। जैसे आई गो होता तो ही गोज होना चाहिए था, तो आई हैव है तो ही हैज़ हो जाएगा। अब ही हैज़ हैड ए लॉन्ग, इसके लिए एक और वर्ड बताते हैं आपको। हेड का मतलब, हैव के अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होते हैं एक्चुअली। जैसे हम कहते हैं ही हैज़ हैड हिज डेज, ये आपको एग्जाम में इडियम के रूप में भी देख सकता है। ही हैज़ हैड हिज डेज, इसका मतलब है उसका अच्छा टाइम अब बीत चुका है, अपनी जिंदगी के जो अच्छे दिन है वो पूरे कर चुका है वो। अब उसका टाइम, कह देते हैं ना, अब उसका टाइम लग गया, यानी कि ही हैज़ हैड हिज डेज, वो अपने दिन जी चुका है, या अपना जो गोल्डन टाइम था वो कर चुका है। बट यहाँ पे जो हम कहते हैं सचिन हैज़ हैड ए लॉन्ग इनिंग इन क्रिकेट, तो सचिन की एक लंबी इनिंग क्रिकेट में रही है। तो लंबी इनिंग क्रिकेट में रही है का मतलब काफ़ी टाइम खेला है। अब अगर हम देखें तो एक लॉन्ग स्पेल, यानी कि लॉन्ग स्पेल भी टाइम से होता है, लंबा टाइम रहा है, या फाइन एक्सपीरियंस। अब किसी किसी आदमी ने किसी चीज़ में लंबी इनिंग खेली है तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। नीचे दिया है विक्टोरियस विन और अल्टीमेट सक्सेस। अल्टीमेट का मतलब अंतिम सफलता, जो सबसे भारी है उससे ऊपर नहीं जा सकता कोई। विक्टोरियस विन
तो विन तो विक्टोरियस ही होती है, यहाँ पे दो चीज़ें क्यों एक साथ उसने लगा दी, विक्टोरियस विन, वो मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जो जीत गया है वो तो विक्टोरियस हो ही जाता है। बट अगर हम यहाँ सेंटेंस के हिसाब से देखें कि उसकी क्रिकेट में लंबी पारी रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिकेट में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी है। जैसे आप अपनी लैंग्वेज में, अपने आम कॉमन कन्वर्सेशन में भी इसे यूज़ कर चुके हो। जैसे अगर मैं कहूँ वो आदमी राजनीति का मजाक हुआ खिलाड़ी है, वो काफ़ी लंबी पारी खेल चुका है राजनीति में, तो यानी कि ही हैज़ हैड अ लॉन्ग इनिंग इन पॉलिटिक्स। आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस बदल सकते हो। नेक्स्ट, वी मस्ट वर्क। पहली तो चीज़ मस्ट का पता होना चाहिए हमें। मस्ट वर्ड का यूज़ इंग्लिश में हम तब करते हैं जब बोलने वाले को ये लगता है कि ये चीज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी है। एक्सट्रीमली नेसेसरी का मतलब होता है ये नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, शायद वो दूसरी आगे से आ गई थी, आ जाएगी, अभी इसी की बात कर लेते हैं। हाँ नहीं, मस्ट की बात कर रहे थे हम, पहले हमें मस्ट के बारे में सोचना है कि मस्ट क्या होता है। देखो, मस्ट के बारे में बोलते हैं जब बोलने वाले को लगता है कि ये चीज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी है। जैसे यू मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, आपको ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। जैसे हमें कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, तो वी मस्ट गेट ए पासपोर्ट, तो हमारे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। तो वी मस्ट वर्क, यानी कि हमें ज़रूर काम करना चाहिए विद ऑल आर माइट एंड मेन। ये पूरा का पूरा, माइट का मतलब तो शक्ति होता है, और मेन का मतलब, जो मेन का मतलब वैसे तो मुख्य होता है, आपने पढ़ा होगा, पर मेन का मतलब जो मुख्य पार्ट होता है किसी चीज़ का, उसे बोलते हैं। तो पूरी जो ईडियम है आपकी, ऑल आवर माइट एंड मेन, तो विद फुल फोर्स, पूरी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ इस काम को करना है, अदरवाइज वी कैन नॉट सक्सीड, नहीं तो हम सफल नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट ट्रस्ट, पूरा भरोसा, एक्सेप्शनल स्किल, बहुत ही शानदार स्किल, या फुल यूनिटी, पूरी यूनिटी के साथ नहीं, विद फुल फोर्स। और माइट का मतलब शक्ति से ही होगा। अब देखो, जैसे यूनिटी है, मैं यहाँ पे एक रूट वर्ड बता देता हूँ आपको, यू एन आई, ये तीन लेटर्स जहाँ भी होंगे इसका मतलब वन से होता है। जैसे यूनिटी मीन्स एकता, यूनियन का मतलब एक यूनियन बना लेते हैं, सब लोग एक हो जाते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। जैसे हमने कहा यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अपने आप में एक ही है, वो उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो यूनी जहाँ भी आता है वो आपको वन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से अगर रूट्स की नॉलेज अगर आपको हो तो बेटर वर्ड की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती है। कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी, आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आपको पैसेज भी पढ़ाया जाएगा, और पैसेज के थ्रू वर्ड मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, वो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है। देखते हैं, नेक्स्ट होता है द सेलर्स नेल्ड देयर कलर्स ऑन देयर मस्ट। इसे पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग की हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, नेल, नेल आपने देखा होगा, नाखूनों के भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जैसे कील बोलते हैं उसे भी नेल बोलते हैं। अब इंग्लिश में कई बार क्या होता है, वर्ब की जगह नाउन को लगा देते हैं, तो वो नाउन ही वो वर्ब ही बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। देखा जाए तो ब्रश तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो जिससे को दांतों के ऊपर मूव कर रहे होते हैं दांतों को साफ करने के लिए। बट उस ब्रश को ही आपने क्या बना दिया, वर्ब बना दिया, आई वी ब्रश आवर टीथ। या माई मदर मिल्क्स द काउ, तो मेरी मम्मी गाय को मिल्क करती हैं, मतलब दूध निकालती हैं। तो नाउन अगर वर्ब की जगह देखते हो तो फिर वो वर्ब का ही फंक्शन करती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है आपने द सेलर्स, सेलर्स का मतलब नाविक होते हैं। मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको, इसमें जो सेल वर्ड है, SAIL, पुराने टाइम में आप देखें पिक्चर, तो जो शिप होते थे उसमें बहुत बड़े बड़े कपड़े के पर्दे से लगे हुए होते थे, उनको ही सेल बोला जाता था। और इसलिए समुद्री यात्रा को सेल बोला जाता है। जैसे सड़क मार्ग से जाते हैं तो कहते हैं वी वेंट ऑन ए ड्राइव, और अगर आज समुद्र की किसी चीज़ से, शिप से, नाव से जाते हो तो वी वेंट फॉर ए सेल, तो हम सेल के लिए निकल गए थे। वहीं से ही नाविकों को सेलर कहा जाता है। एक छोटी सी और जानकारी देते हैं आपको, एक वर्ड आपने ये भी देखा होगा, सैलरी। सैलरी वर्ड भी ग्रीस ग्रीस से आया है और लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में जो SAL वर्ड है वो साल्ट को रिप्रेजेंट करता है, नमक। जब तक ये करेंसी वगैरह या मुद्रा नहीं चली थी तो एक्सचेंज का मीडियम होता था, और रोमन सोल्जर्स को वेजिस के बदले में वो दिया जाता था, नमक। और आज भी हमारे गांव में लोग बोल देते हैं, कोई पुरानी सी चीज़ रखी हुई हो कि इसे बेच दो, इसके बदले में नमक ले लो।
पहले अनाज के बदले में कुछ ले लेते थे, नमक के बदले में कुछ ले लेते थे। और पुराने टाइम में तो जो सारा व्यापार चल रहा था वो एक्सचेंज ही होता था। अरब से घोड़े लेके आ गए, यहाँ से मसाले लेके चले गए, तो चीज़ के बदले में चीज़ एक्सचेंज होती थी। तो काम के बदले में नमक दिया जाता था, तो वहाँ से ही आज भी वो सैलरी वर्ड वेतन के रूप में यूज़ किया जाता है। और सेलर मैंने बताया तो जहाज के वो जो बड़े बड़े कपड़े बंधे हुए होते थे, पाल बोलते हैं हिंदी में। आज भी दौड़ होती है, एक स्पोर्ट भी होता है, पाल नौका बोलते हैं उसे। तो द सेलर्स नेल्ड, तो उन्होंने नेल कर दिया। जो कहते हैं ना कील क्या करती है, कील के थ्रू कहीं ठोकते हैं, तो उन्होंने ठोक दिया या लगा दिया अपना कलर्स। कलर रंग होता है, लेकिन कलर जब भी प्लूरल होगा तो वो किसी देश के फ्लैग के लिए यूज होता है, हमेशा प्लूरल होगा फ्लैग। टू देयर मास्ट, उनके मास्ट में। अब मास्ट क्या होता है, मास्ट को हिंदी में बोलते हैं मस्तूल। इसका मतलब शिप का जो बड़ा सा पोल होता है, सीधा वर्टिकल जो खड़ा होता है, जिस पे वो सेल बंधे हुए होते हैं, तो उसे मास्ट बोलते हैं। तो आपने जाके किसी के मास्ट पे या सीधा शिप मान लो अपना झंडा लगा दिया, तो यू हैव टेक ओवर इट, आपने उसे टेक ओवर कर लिया है। तो टेक ओवर करने का मतलब क्या हुआ, उस पर कब्जा कर लिया। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, अपने बिजनेस की बात करें, तो बहुत सारी कंपनी के दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती हैं। यानी कि एक कंपनी किसी भी तरह से अगर उसके 50% से ऊपर शेयर ले ले, तो वो कंपनी का मालिक वो हो जाता है, तो उसे टेक ओवर कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेना। और अगर वर्ड अपोजिट कर दें, ओवरटेक कर दें, तो ओवरटेक का सीधा सा मतलब होता है आगे निकल गया, कि कार हमें ओवरटेक कर गई। तो सेलर्स नेल्ड देयर कलर टू देयर मास्ट, नाविकों ने उनके मास्ट पे अपना झंडा लगा दिया, मीन्स उस पर कब्जा कर लिया। तो पुट ए कलरफुल मास्ट लगाया नहीं, रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन। देखो जैसे क्लाइम, अब यहाँ पे भी एक काम की चीज आ जाती है, बता देते हैं आपको। जैसे दो चीजें होती हैं, गाड़ी को ऊपर पहाड़ पे चढ़ाना और उतारना। तो ऊपर चढ़ाने को तो क्लाइम बोलते हैं, क्लाइम अप, लेकिन नीचे उतरने के लिए भी क्लाइम वर्ड ही होता है, क्लाइम डाउन। तो क्लाइम डाउन ऊपर चढ़ना और क्लाइम डाउन नीचे आना। तो नीचे आने से इनकार कर दिया उन्होंने, या टुक ओवर द शिप, या शिप को टेक ओवर कर लिया था। अब मैं टेक ओवर बोल रहा हूँ, आप टुक पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में देखे तो सेकंड फॉर्म है कि उन्होंने नेल किया, मतलब शिप को ओवरटेक कर लिया था। या डिसाइड टू अबेंडन द शिप, या उन्होंने शिप को अबेंडन करने का फैसला किया। जरा याद करो, अभी 2-3 स्लाइड पहले मैंने आपको अबेंडन का मीनिंग बताया है अच्छे से डिटेल में, और मुझे पता भी नहीं था आपके सामने अबेंडन वर्ड आने जा रहा है। ऐसे ही वोकेबलरी लर्न करते हो आप, एक बार आपके माइंड में कोई चीज़ें आती हैं, फिर सामने दिखता है तो आइडिया लगता है कि शायद मैंने कुछ पढ़ा था, आप उसे याद नहीं कर सकते हो। हिंदी में की तरह से सिनोनिम एंटोनिम नहीं आते हैं इंग्लिश के एग्जाम में कि दिन का रात और राजा का रानी मिल जाएगा, सिमिलर वर्ड ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने शिप को अबेंडन करने का फैसला किया, तो वो शिप को छोड़ के चले जाते, तो किसी को क्या मिलता फिर? वो शिप अबेंडेंड शिप मिलता, छोड़ा हुआ, वीरान, निर्जन। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैचेस, द वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल। देखो पहली चीज, अनप्रिडिक्टेबल की बात करते हैं। यहां पे 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, अन, प्री, डिक्ट और एबल। ये 4 पार्ट से बना है। देखो, प्री का मतलब पहले ही होता है, जैसे प्रीलंच सेशन चल रहा है किसी चीज का। डिक्ट का मतलब कहना होता है, तो प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी कर देना होता। DICT, ये 4 लेटर आपको मिलेंगे, मीन्स कहना। तो उसने प्रिडिक्ट कर दिया, यानी कि पहले से ही बोल दिया, तो हिंदी में बता देते हैं भविष्यवाणी कर दी। बट इंग्लिश का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब है पहले से ही बोल देना। जैसे आपने सुना भी होगा, टीचर ने डिक्टेट किया, आज उन्होंने हमें डिक्टेशन दी, तो टीचर ने बोला ही तो था, इमला बोलना जिसे बोलते हैं, और आपने लिखा था। तो DICT का मतलब बोलना होता है, तो प्रिडिक्ट। अन लगा देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, जैसे फ्रेंडली को अनफ्रेंडली किया अभी हमने कुछ देर पहले, तो फ्रेंडली बिहेवियर है या अनफ्रेंडली बिहेवियर है। और एबल का मतलब उस चीज के लायक, जैसे बीट का मतलब किसी को हराना होता है, तो बीटेबल का मतलब वो हराने लायक है, उसे हराया जा सकता है। और अनबीटेबल, उसे हराया नहीं जा सकता। जैसे अनब्रेकेबल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या हो गया? जिसके बारे में पहले से कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो उसने कहा द वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता कब खराब हो जाए, तो वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल। किसी आदमी के बिहेवियर के बारे में भी बात करते हो, यार उसका बिहेवियर बड़ा अनप्रिडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कब वो नाराज हो जाएगा, कब हंसने लगेगा, तो अनप्रिडिक्ट वो होता है। अब एक दूसरा इसमें और आ गया, हेड बेटर। हेड बेटर एक मॉडल की तरह से स्ट्रक्चर यूज होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इसका मतलब होता है अच्छा होगा कि। देखो, लेकिन खाली
मीनिंग याद करने से काम नहीं चलता है। ये वर्ड तब बोला जाता है हैड बेटर, अच्छा होगा कि, यानी कि हम इस इरादे से बात कर रहे हैं कि हम किसी काम को कर लें ताकि भविष्य में परेशानी से बचें। जैसे हम गाड़ी लेके बाहर जा रहे हैं, लॉन्ग टूर उस पे जा रहे हैं, ट्रिप पे, तो हम कह रहे हैं भाई अच्छा होगा हम इस कार को पहले रिपेयर करा लें। या किसी का एग्ज़ाम है, सुबह जल्दी एग्ज़ाम है, पता नहीं उस टाइम ट्रेन मिले या ना मिले, तो उसके पापा या मम्मी बोलती हैं यू हैड बेटर लीव नाउ, मीन्स यू हैड बेटर लीव नाउ। इसका मतलब है अच्छा होगा कि आप अभी निकल जाएं ताकि बाद में किसी परेशानी से बचे, कभी बस ना मिले और जाम ना लगे। अब यहाँ पे उसने परफेक्ट बनाया हैड हैड बेटर, यानी कि उसके लिए अच्छा था बैटन डाउन द हैचेस कर लेता। शिप होते हैं तो शिप में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटे छोटे से रास्ते खुले होते हैं, वो छोटी सी ओपनिंग होती है, ठीक। तो क्या होता था, जैसे तूफान वगैरह की स्थिति बनती थी, ऊंचे लहरी उठती थी, तो जहाज के अंदर पानी ना आए और कोई परेशानी ना होए, तो लकड़ी की बैटन होती है, लकड़ी के मिस्त्री जानते हैं, लंबी सी जो पट्टी होती है उसे वो बैटन बोलते हैं कि बैटन लगा देंगे इसमें। ये बिजली वाली जो लकड़ी की फट्टियां लगती हैं इनको वो बैटन ही बोलते थे। तो वो क्या करते थे, इस तरह से लंबी सी फट्टी ठोक ठोक के क्या कर देते थे, उस ओपनिंग को बंद कर देते थे और फिर तूफान के गुजरने का इंतजार करते थे। तो वहां से ये फ्रेज बनी है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, यू शुड बैटन डाउन द हैचेस, यानी कि अभी हैचेस को बैटन डाउन कर लेना चाहिए, यानी कि अभी टाइम मुश्किल चल रहा है और आपको शांति से इस मुसीबत के गुजरने का इंतजार करना चाहिए, यानी कि इसका आराम से शांति से सामना करना चाहिए। तो देखो, स्टे इंडोर्स, आपको घर पे रहना चाहिए, अंदर ही रहना, जैसे इंडोर गेम्स भी सुने होंगे। प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये इसका आंसर होगा कि आपको इस डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने ये ऑप्शन दिया है तो यही इसका ऑप्शन रहेगा, वो दूसरे तरीके से भी लिख सकता है। वेट फॉर द डिफिकल्टी टू पास, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि मुसीबत के गुजरने का इंतजार करें। टू गो समवेयर सेफ, कहीं सुरक्षित चले जाएं। या टू फेस द ऑब्स्टेकल्स, या हम ऑब्स्टेकल का सामना करें, यानी कि उस कठिनाई का या मुश्किल का सामना करना करें। वैसे ऑब्स्टेकल का मतलब कठिनाई या मुश्किल से ना होके, इसका मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल। अब हर्डल भी बोलते हैं, हर्डल भी बाधा होती है और बैरियर भी बाधा होता है। बैरियर देखा होगा, हर्डल रेसिंग का एक कॉमन सा नाम है, वो कहते हैं 400 मीटर हर्डल में हिस्सा लिया है उसने। तो देखा होगा बीच बीच में दौड़ते हुए जगह जगह बार्स लगे होते हैं और उनके ऊपर को कूदते हुए जाना होता है, तो उसे बोलते हैं हर्डल। और ऑब्स्टेकल वैसे हो जाती है किसी करने में मुश्किल आ रही है तो कुछ ऑब्स्टेकल आ गई। तो आज की जो आपकी सारी इडियम फ्रेज थी, आज थोड़ा टाइम कम मिल पाया हमें इस चीज़ को बनाने का, फिर भी जितनी है ये सारी की सारी इडियम्स काम की हैं और आपको कुछ नया भी देखने को मिला होगा, कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी, और आगे फिर नया कुछ आपके साथ लेके मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।